नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। और इस वक्त दुनिया के 3 कोनों से आ रही हैं 3 बड़ी तस्वीरें। आइए एक एक करके मैं आपको समझाती हूं वो बड़ी तस्वीरें कौन सी है। पहली तस्वीर जहां पर आग है, बारूद है और जमकर है टकराव। सीमा पर संग्राम चल रहा है, मिसाइलें उड़ रही हैं, फाइटर जेट गरज रहे हैं और हर तरफ धमाका तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, जहां पर नए प्रतिबंधों ने खामनेई को भड़का दिया है। चेहरे पर गुस्सा साफ तौर से नजर आता है। ट्रंप की नीतियों पर आग उगल रहा है तेहरान। ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट की शांति राख हो जाएगी। और तीसरी बड़ी तस्वीर गाजा से, जहां पर शांति की बात हो रही है लेकिन जमीन पर अभी भी डर है, धमाके हैं और मौत का साया है। हर समझौते के बाद एक नया हमला हो जाता है। ये तीनों तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है दुनिया जंग से थक चुकी है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। कहीं आग भड़क रही है, कहीं सिर्फ राख ही नजर आती है। और इसी बीच बड़ी खबर आइए बताती हूं। बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस के विनाशक हमलों से खेरसोन पूरी तरह से दहल उठा है। खेरसोन में KAB-500 बम से जमकर तबाही मच गई है। रूस ने FAS-500 बमों से भी जमकर अटैक किया है। बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से किस तरह से यहां पर रूस के विनाशक हमलों से खेरसोन पूरी तरह से दहला हुआ है। यूक्रेन में रूस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमला बोला। ये तस्वीरें आपके सामने इस हमले की पूरी तरह से गवाही है। देखिए, तस्वीरें अपने आप में दर्शाती है कि किस तरह से ये पूरा हमला और भी ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। ये आपको बताते हैं यूक्रेन के कीव शहर पर आखिर कितने मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ है। आप समझिए, कीव पर भीषण प्रहार हुआ जिसमें 595 यानी लगभग 600 ड्रोन अटैक हुए। मिसाइल हमले 48 मिसाइलों से हमला बोला गया। इसके अलावा यहां पर बताया जा रहा है कि 566 ड्रोन नष्ट भी कर दिए गए हैं। कीव पर भीषण प्रहार हुआ, इसमें करीब 45 मिसाइलें ढेर की गई हैं, 45 मिसाइलें गिराई गई हैं। कीव पर जिस तरह से बड़ा हमला बोला था, इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई है। और आपको बताते हैं किस तरह से ये और भी ज्यादा विध्वंसक हुआ। रूस के लगातार अटैक से कीव शहर में हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आती है। कैसे, आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कीव में रिहायशी इमारत में किस तरह से अटैक हुआ। कीव की रिहायशी इमारतों में जमकर आग लगी है और आग की लपटें बेहद भयावह थी। मॉल को भी रूस ने एक तरह से अपने टारगेट पर लिया, सीधे निशाना बनाया। वहां पर भी सिर्फ विध्वंस की तस्वीर नजर आती है। गैस स्टेशन को भी टारगेट किया गया है, गैस स्टेशन भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। भारी तबाही रूस की तरफ से एक बार फिर से यूक्रेन में मचाई गई है। यानी कि इमारत हो, इसके अलावा अगर गैस स्टेशन हो या मॉल हो, सब कुछ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन का रौद्र रूप एक बार फिर नजर आएगा और इस रौद्र रूप से ज़ेलेंस्की को कितना नुकसान उठाना पड़ा वो भी आपको समझना चाहिए। रूस के हमलों में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। बताया जा रहा है कि यहां पर हजारों घर और कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। हजारों घर और इमारतें ध्वस्त हुए। औद्योगिक जोन सीधे इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बिजली, पानी, इसकी आपूर्ति भी पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आती है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। समझिए किस तरह से हालात हैं। हजारों नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कल जो विध्वंसक हमला देर शाम यहाँ पर देखने को मिला था, यानी कि यहाँ पर इमारतें, बिजली, पानी सब कुछ प्रभावित। कृषि क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। खाद्यान्न संकट अब एक तरह से अब कीव में नजर आता है, यूक्रेन में नजर आता है। अस्पताल, स्कूल भी सीधे रशिया के टारगेट पर रहे। यानी कि पुतिन मन बना चुके हैं सब कुछ ध्वस्त करने का। यूक्रेन की जनता भारी संकट इस बीच झेल रही है। हालांकि ज़ेलेंस्की बार-बार कहते हैं कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब रूस का रौद्र रूप इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। जहां पर नाटो धमकियां दे रहा है, वहीं रूस
जोर जोर से वार कर रहा है। यूक्रेन की धरती पर रूस की हर गोली, हर मिसाइल ऐसे गरज रही है जैसे कोई भयानक तूफान हो। नाटो की हिम्मत भले ही बढ़ रही हो, लेकिन रूस के हमले उससे भी ज्यादा तेज, उससे भी ज्यादा क्रूर और उससे भी ज्यादा विध्वंसक हैं। ये कोई मामूली टकराव नहीं है, समझिए जरा, ये एक भयंकर जंग है जहां मौत की आंधी चल रही है। घर बार सब कुछ उजड़ रहे हैं, निर्दोष लोग मलबे में दबे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और समझिए ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सुरक्षा और भविष्य की लड़ाई अब बन चुकी है। रूस का रौद्र रूप इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। जहां नेटो धमकियां दे रहा है, वहीं रूस ज्यादा जोर से वार कर रहा है। रूस की हर गोली, हर मिसाइल यूक्रेन की धरती पर गरज रही है जैसे कोई तूफान। नेटो की हिम्मत भले बढ़ रही हो, पर रूस के हमले उससे भी तेज और ज्यादा क्रूर है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, ये एक भयंकर जंग है जहां मौत की आंधी चल रही है। रूस का हमला है बर्बर, बेरहम और ऐसा कि यूक्रेन की हर गली, हर नुक्कड़ पर धमाके हो रहे हैं। नेटो के दहशत भरे बयान सिर्फ हवा में हैं, पर रूस के मिसाइल हमले जमीनी सच्चाई हैं। अभी तो बस शुरुआत माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग और भी ज्यादा तीखी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के 1313वें दिन जंग की आग और भड़क चुकी है। रूस की सेना ने फिर से यूक्रेन के दिल यानी कि कीव पर सीधा हमला बोला। कीव पर पिछली रात को हुए बर्बर हमले से ज़ेलेंस्की दहल रहे हैं। पूरा यूक्रेन खौफ के साए में जी रहा है। रात के अंधेरे में रूस ने मिसाइल और ड्रोन के कहर बरपाते हुए यूक्रेन के शांतिप्रिय नागरिकों पर ताबड़तोड़ पहाड़ जैसे हमले किए। 28 सितंबर की ये भयावह रात करीब 12 घंटे तक चलने वाले जंग के मैदान में तब्दील हो गई। इस दहशत में कम से कम 4 निर्दोषों की जान गई, जिनमें एक मासूम 12 साल की बच्ची भी शामिल है, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। रूस ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 500 से भी ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ये कोई आम हमले नहीं, ये जंग का तांडव है। राजधानी कीव और जापोरिजिया शहर धू धू कर जल उठे। हर तरफ मौत का मंजर है, खून की नदियां बह रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वारदात को मानव विरोधी आतंकवाद करार दे रहे हैं और पूरी दुनिया से रूस की इस क्रूरता के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। पर सवाल उठता है कि क्या रूस को अब भी ये जंग बंद करने की कोई परवाह नहीं है? यह युद्ध अब न सिर्फ यूक्रेन तक सीमित है, बल्कि इसका दायरा पोलैंड तक पहुंच चुका है। रूस अपनी योजनाओं से बाज आने को तैयार नहीं है। यूक्रेनियों का खून बहाना और आतंक फैलाना पहचान बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं इस युद्ध के हर नए मोड़ पर।
सवाल ये है कि क्या वैश्विक शक्तियां अब इस नरसंहार को रोक पाएंगी या फिर रूस की चालें और तेज होंगी। रूस यूक्रेन युद्ध के एक ऐसे जख्म की कहानी जो पहले ही दिन के 1313वें दिन में हो, लेकिन उसकी आग और दर्द कभी नहीं थमने वाला। रूस का विध्वंसक हमला यूक्रेन की धरती पर ऐसा कहर ढा रहा है कि पूरा देश कराह रहा है। नेटो हो या कोई और, जुबान से तो साथ देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कीव में एक 5 मंजिला इमारत का हिस्सा बर्बाद हो चुका है। 7 जिलों में फैली भारी तबाही ने मासूमों की जानें छीन ली हैं। कीव में 14 लोग घायल हुए, जबकि कीव ओब्लास्ट के आसपास 18 लोग जख्मी हुए, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये मासूम कौन है जिन्होंने किसी की दुश्मनी नहीं ली, फिर भी वे रूस की क्रूरता का शिकार बने हैं। जापोरिजिया में हुए भीषण मिसाइल हमले में 38 लोग घायल हुए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और 2 की हालात गंभीर बताई जा रही है। ये कोई युद्ध नहीं, ये नरसंहार है। ये कोई संघर्ष नहीं, ये एक क्रूर जनसंहार है। Она сзади туда побежала, за машинами. रात भर ईरानी शायद ड्रोन, जो सीधे तौर पर रूस की ताकत का हथियार है, यूक्रेन के कई इलाकों में आतंक फैलाते रहे। कीव, जापोरिजिया और सुमे में विस्फोटों की गर्जना ने पूरे देश को दहशत में डुबो दिया। इस नरक में रूस ने अपने Tu-95 और MiG-31 के जैसे बम वर्षक विमान उड़ाकर पूरे देश में हवाई अलर्ट जारी कर दिया। देश के हर कोने में मौत का सन्नाटा है और हर सांस दहशत में बदली हुई है। ये हमले न सिर्फ जमीनी स्तर पर हैं, बल्कि हवा से भी चलाए जा रहे हैं। रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है यूक्रेन को कुचलने के लिए। क्या ये युद्ध है? नहीं, यह युद्ध नहीं, बल्कि रूस की दहशत और आतंक का जाल है, जो मासूमों की जिंदगी को राख कर रहा है। नेटो की नाक के नीचे ये सब हो रहा है, पर हाथ नहीं उठता, क्योंकि गलियां अब रणभूमि बन चुकी हैं। रूस की क्रूरता की आग इतनी भयानक है कि इसे ठंडा करना अब दुनिया की सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है। यूक्रेन की धरती पर बर्बादी और दर्द की कहानी अब और नहीं बढ़नी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बवाल मचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अपनी शैडो फ्लीट ऑयल टैंकर का इस्तेमाल कर रहा है। ये टैंकर नहीं, दुश्मन के ड्रोन हमले का अड्डा है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा, खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि रूस इन टैंकरों से यूरोपीय शहरों पर ड्रोन भेज रहा है। ये कोई तेल का व्यापार नहीं, ये यूरोप की सुरक्षा पर सीधा हमला है। वहीं नेटो देशों की हवाई सीमा पर रूस की घुसपैठ ने तनाव को और बढ़ा दिया है। पिछले महीने में रूस के ड्रोन पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और फिनलैंड के हवाई क्षेत्र में घुस चुके हैं। सवाल ये है कि क्या विश्व समुदाय इस खतरे को नजरअंदाज कर रहा है? और अब रूस के लिए भी बुरी खबर है। दक्षिण रोस्तोव क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जून में सूखे के कारण पहले से संकट में फंसे किसान अब 10 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद होने के गम में डूबे हुए हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, ये रूस की आर्थिक और खाद्य सुरक्षा पर भारी प्रहार है। इमरजेंसी की घोषणा के बाद किसानों को मुआवजे का अधिकार मिला है, पर सवाल ये है कि नुकसान की भरपाई कब होगी?
रूस के लिए ये दोहरी मार है। एक तो यूक्रेन के सामने बढ़ता सैन्य संकट, दूसरी तरफ अपनी धरती पर सूखे और ठंड का कहर। ये लड़ाई अब सिर्फ जंग की नहीं, रूस की अंदरूनी कमजोरी की भी कहानी है। देश विदेश की नजरें टिकी हैं इस खतरे और चुनौती पर। क्या रूस इस तूफान से बाहर निकल पाएगा या फिर धरती पर और मैदान पर घिरेगा? दुनिया देख रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, नेटो की ताकत या रूस की आग। लेकिन एक बात साफ है, रूस का रौद्र रूप अब नहीं थमने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब इस समय की एक बड़ी खबर, मेदवेदेव की नाटो को सीधे सीधे एटमी चेतावनी है। बड़ी खबर, युद्ध छिड़ने पर अब विनाश होगा, ये मेदवेदेव की तरफ से कहा गया है। जंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा नाटो। और आपको बता दें, युद्ध छिड़ने पर विनाश होने की सीधे सीधे बड़ी धमकी मेदवेदेव की तरफ से दी गई है। जंग में ज्यादा दिन अब नाटो नहीं टिक पाएगा, रूस की शक्तियों को नजरअंदाज कर रहा है नाटो, ये भी बड़ी बात कही गई है। और ये समझिए, ये चेतावनी ऐसी वैसी नहीं, ये चेतावनी है सीधे सीधे हाहाकारी विध्वंस की। जंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा नाटो, ये बात कही गई। और सीधे ये कहा गया है कि भाई ये नजरअंदाज कर रहा है नाटो की शक्तियां। और इस बार ये चेतावनी सीधे एटमी चेतावनी है। आप समझिए, पहले हमलों की, पहले दूसरी तरह की चेतावनी हुआ करती थी और अब सीधे चेतावनी है कि ये एटमी चेतावनी है। और नाटो, यानी आप ये समझिए कि ये धमकी किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे नाटो संगठन के लिए है और रूस की ताकतों को नजरअंदाज ना करने की बात कही है। युद्ध छिड़ने पर विनाश होगा, ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है। इसी बीच अब आपको एक और बड़ी खबर बताऊं, रूस यूरोप तनाव पर नाटो चीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। रूस यूरोप तनाव पर नाटो चीफ कहते हैं कि भाई यूरोप में रूस ने जंग वापस ला दिया है, ये बड़ी बात कही गई है। आप समझिए, यूरोप में रूस ने जंग वापस ला दिया, ये नाटो की तरफ से सिंपल बात कही गई। हर जंग का अंत जरूर होता है, ये नाटो स्पष्ट कर चुका है। हमने कई जंग जीती हैं तो इस जंग को भी हम जीतेंगे। रूस यूरोप तनाव पर नाटो चीफ की तरफ से ये बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया इसे कही जा सकती है। एक तरफ मेदवेदेव की आपने धमकी सुनी, दूसरी तरफ नाटो चीफ कह रहे हैं कि हम कई बड़े युद्ध देख चुके हैं, हर जंग का अंत होता है, हमने कई जंगें देखी, कई जंगों को जीता और इस जंग को भी हम जरूर जीतेंगे, ये बात नाटो चीफ की तरफ से कही गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से स्थिति अलग अलग रूप में नजर आती है, बड़ी बात यही कि नाटो वर्सेस रूस, क्या अब जंग की आशंका हो गई है? पहले तो रूस और हम देख रहे थे यूक्रेन की स्थिति थी, तो क्या अब रूस और नाटो की जंग की आशंका बढ़ती नजर आती है? आइए आपको बताते हैं, रूस और यूरोप की सीमा पर तनाव दरअसल चरम पर है, इसीलिए ये इसके बहुत ज्यादा आसार नजर आते हैं। रूसी मिसाइल नाटो सीमा के बिल्कुल करीब पहुंचती है। नाटो देश, चाहे उसमें हमने देखा पोलैंड हो, जर्मनी हो, इनकी सीमाओं पर भी रूस की मिसाइलें नजर आई। रूस के रौद्र रूप से नाटो ने एक तरह से अपनी सैन्य ताकत में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है, अपनी सैन्य ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी एक तरह से नाटो की तरफ से नजर आ रही है। और बार बार हवाई सीमा का उल्लंघन हो रहा है, ये भी नाटो की तरफ से कहा गया। हमने देखा भी कई देशों की तरफ से ऐसी शिकायत भी देखने को मिली है, जिसमें रूस की मिसाइलें, रूस के जो हवाई विमान है वो सीधे सीधे बॉर्डर पर नजर आए। बॉर्डर पर ड्रोन और जासूसी बढ़ाने की भी बात अब जरूर कही जा रही है नाटो बॉर्डर्स पर। अब बाकायदा जिस तरह से पहले चौकसी बढ़ती जाती थी, अब वो चौकसी और बढ़ा दी जाएगी। अब युद्ध की भाषा नाटो और रूस दोनों बोल रहे हैं, ये बात भी जरूर कही जा रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि क्या अब ये लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन तक नहीं, नाटो वर्सेस रूस की होती हुई नजर आती है। अब आगे क्या एक्शन और रिएक्शन का खतरनाक खेल आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ, रूस और नाटो की अगर तस्वीर नजर आती है, पोलैंड हो, रोमानिया, इनकी सुरक्षा जरूर खतरे में है। इस बात की भी चिंता पहले भी पोलैंड की तरफ से जाहिर की गई थी, इस बात की चिंता पहले भी रोमानिया की तरफ से जारी की गई थी और उसी तरह से नाटो भी ये बात कहता रहा है।
रूस बोला नाटो कर रहा है उकसावे की राजनीति, ये बार बार कहा जा रहा है। और नाटो कहता है कि नाटो के जो देश हैं अब उनकी सीमाओं के अंदर अगर रूस का दखल नजर आता है, एंट्री नजर आती है, यानी कि ये रूस उकसा रहा है और रूस चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध और बड़े स्तर पर हो और रूस यूक्रेन का युद्ध अब रूस और नाटो का युद्ध बन जाए। ये भी बार बार बात कही गई है। नाटो और रूस में डिप्लोमेसी फेल रही है और हथियार हावी रखे हैं, इसीलिए अब इस युद्ध के नए मोर्चे और नई तस्वीर की स्थिति नजर आती है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या अब जंग की उल्टी गिनती शुरू हो रही है और जंग नाटो वर्सेस रूस, क्या जंग की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? आप सोचिए जरा, रूस और यूक्रेन के बीच का ही अगर इस तरह से युद्ध का विध्वंसक रूप नजर आता है तो रूस और नाटो का अगर युद्ध होता है तो जरा समझिए कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप ये समझिए यूरोप में भी कभी भी महायुद्ध हो सकता है। ये भी तमाम तरह की बातें इस दौरान कही जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में नजर आ रही है उस बात को आप जरा समझिए। मार्क रूटे ने आखिर क्या कहा है? मार्क रूटे ने कहा रूस ने यूरोप को जंग के करीब ला दिया है, नाटो को कमजोर करने की साजिश एक तरह से की जा रही है। मॉस्को, बीजिंग, तेहरान में बाकायदा इस हमले की साजिश रची गई, ये बात भी कही गई है। यूक्रेन में पुतिन का खेल जल्द ही खत्म होगा, ये भी बात कही गई। विश्व युद्ध 2 हमने जिस तरह से देखा उसमें सीधे हमने जीत हासिल की थी, ये भी बात कही गई। ये जरूरी नहीं कि जंग बातचीत से ही खत्म हो। अब इस बात के बहुत महत्वपूर्ण संकेत हो जाते हैं। ये जंग सिर्फ बातचीत से ही खत्म हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन रूस ने नाटो पर कई बार हमले किए, वो भी समझिए। कितने देशों पर हमले हुए वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से रूस ने नाटो पर अटैक किए थे और कैसे हस्तक्षेप किया, इस युद्ध को आगे बढ़ाया। रूस ने अब तक 4 नाटो देशों पर हमले को अंजाम दिया है। 4 वह देश कौन कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। वो देश है पोलैंड, रोमानिया, डेनमार्क और नीदरलैंड। इन 4 देशों में सीधे सीधे रूस की तरफ से हमला किया गया और इन सीमाओं पर, इन देशों की सीमाओं पर कभी रूस के ड्रोन नजर आते हैं, कभी यहाँ पर हवाई हमले की तस्वीर नजर आती है और ड्रोन और मिसाइल से सीधा सीधा उल्लंघन इसको माना जा रहा है। ड्रोन ही नहीं, मिसाइल अटैक भी इस दौरान देखे गए। कई देशों की सीमा पर, बॉर्डर पर ये मिसाइल आकर गिरी। नाटो विस्तार को रोकना चाहता है रूस, इसके पीछे एक बड़ा तर्क, एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है। रूस आखिर क्यों इस तरह से नाटो देशों को टारगेट कर रहा है? बहुत बड़ी वजह देखिए, यूक्रेन के साथ में जो रूस की लड़ाई, उसकी वजह ही यही थी कि नाटो के साथ में यूक्रेन जाए, ऐसा रूस बिल्कुल नहीं चाहता। और यही माना जा रहा है कि यही बात रूस को बहुत खल रही है। यूक्रेन को एक तरह से कमजोर करना भी बहुत बड़ा मकसद माना जा रहा है कि नाटो पर अटैक करेंगे तो यूक्रेन को अपने आप में एक जो सपोर्ट मिलता रहा है नाटो देशों से, उसे कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा एक और रीजन माना जा रहा है, पश्चिमी सैन्य सहयोग पर चाहता है रूस की उस पर रोक लग जाए। इसी वजह से ये बार बार नाटो को टारगेट करने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना रूस चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आखिर रूस हमला क्यों कर रहा है? वो चाहता है कि जो क्षेत्र में उसकी ताकत, उसका वर्चस्व, उसका प्रभुत्व रहे और वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण नाटो के माध्यम से सीधे सीधे वो यूएस को, अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है। यही वजह मानी जा रही है जिस तरह से अभी स्थिति हम लगातार देख रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको यह भी बताऊं कि नाटो को बेलारूस भी लगातार चेतावनी दे रहा है। नाटो को बेलारूस ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, रूसी ड्रोन अगर गिराए तो जंग तय है। ये बात जरूर बेलारूस की तरफ से कही जा रही है। ड्रोन गिराने पर नाटो को मुंहतोड़ जवाब देंगे, यूरोप में फुल स्केल वॉर हो सकता है, ये बात भी कही गई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति, जिनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। नाटो को बेलारूस ने सीधे सीधे चेतावनी दी, नाटो को बेलारूस ने चेतावनी दी है। चेतावनी क्या है? रूसी ड्रोन अगर गिराए तो समझिए मुश्किल में पड़ जाएंगे। कहा जा रहा है रूसी ड्रोन गिराने पर नाटो को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर रूस को छेड़ा तो यूरोप में फुल स्केल
वॉर हो सकती है। नाटो को सीधे सीधे बेलारूस की तरफ से ये चेतावनी दी गई। किसने चेतावनी दी? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनकी तरफ से, लुकाशेंको की तरफ से ये सीधे सीधे चेतावनी है। और अब आप इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिए, इस चेतावनी के कई मायने हैं। इस चेतावनी के रूसी ड्रोन गिराए जाने पर और बड़ी जंग होने की बात उनकी तरफ से कही गई, ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। आपको ये भी बताते हैं कि रूस नाटो पर आखिर अभी तक किस किस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो आते रहे हैं, वो आपको जानना जरूरी है। रूस और नाटो के बीच में जो तनाव है वहां पर सभी देशों के सभी प्रतिनिधियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। आखिर अभी तक किस किस ने क्या कहा है? अमेरिका कहता है नाटो पर हमला मतलब हम पर हमला। रूस को सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है, ये बड़ी बात कही गई। अमेरिका बार बार इस बात को दोहराता रहा है और शांति बनाए रखने की या फिर शांति वार्ता के जरिए चीजों को सुधारने की बात कही गई और सीधे ये कहा गया नाटो पर हमला मतलब हम पर हमला। ब्रिटेन कहता है कि रूस से सीधे टकराव की तैयारी है हमारी, नाटो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। फ्रांस की प्रतिक्रिया है जंग से बचना जरूरी है लेकिन डरेंगे नहीं, रूस को जवाब देंगे। वहीं फ्रांस क्या कहता है वो आपने जान लिया। अब जर्मनी की भी बात मैं आपको बताती हूँ। जर्मनी कहता है कि यूरोप की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और वो रूस को उकसाना नहीं चाहते, लेकिन हर लिहाज से यूरोप की सुरक्षा की जाएगी। इसके अलावा नाटो देश, दूसरा देश पोलैंड कहता है कि बॉर्डर पर सेना की तैनाती है, हम पहले से निशाने पर हैं लेकिन हम अपना बचाव करना भी जानते हैं, जवाब दिया जाएगा अपने रूप में। अब यूक्रेन जिसके साथ में रूस का लगातार यहाँ पर जंग का युद्ध चल रहा है, वो कहता है नाटो में हमें अकेला छोड़ दिया, ये बात भी बड़ी कही गई। रूस अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार कही गई है। यूक्रेन कहता है नाटो ने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आप रूस नाटो लगातार उकसावे की राजनीति कर रहा है, रूस की तरफ से ये बातें कही गई हैं। रूस कहता है पश्चिमी से सीधे जंग को हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप ये समझिए नाटो देश सभी के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। नाटो कहता है कि भाई रूस हमें एक तरह से टारगेट करता है, लेकिन रूस की राय अलग है। रूस कहता है नाटो उकसावे वाली राजनीति करता है और नाटो की उकसावे वाली राजनीति का जवाब हम देने को तैयार हैं। रूस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में, अपने कॉन्फिडेंट वे में कहता है कि हम पश्चिम से भी सीधी जंग को तैयार हैं। लेकिन समझिए क्या आने वाले वक्त में भी इसी तरह से स्थिति नजर आएगी, ये जरूर देखने वाली बात है। और अब बात ईरान पर लगे प्रतिबंधों से जुड़ी हुई। प्रतिबंध से ईरान आग बबूला हो चुका है। ईरान पर फिर से नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस पर आयतुल्ला अली खामनेई ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम अनुचित है और गैर कानूनी है। तो उधर रूस और चीन ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है। दोनों ने प्रतिबंधों को गैर कानूनी बताया। दुनिया की नजरें अब ईरान पर टिकी हैं। क्या कूटनीति काम करेगी या फिर युद्ध बढ़ेगा? ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के पुराने पाबंदियों की वापसी से तेहरान आग बबूला हो चुका है। यूरोपीय ताकतों की कड़ी कार्रवाई ने ईरान को पूरी तरह झकझोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। ये पाबंदी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अगुवाई में शुरू की गई प्रक्रिया का हिस्सा है। तेहरान ने इसे चुनौती के रूप में लिया और धमकी दे डाली कि सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अपने राजदूतों को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से तुरंत वापस बुला लिया। ये कोई मामूली जवाब नहीं, बल्कि एक कड़ा राजनीतिक झटका है। आने वाले दिनों में ईरान कई कड़े कदम उठा सकता है। सबसे बड़ा धमाका हो सकता है परमाणु अप्रसार संधि से हटना। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देना बंद कर देगा। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। परमाणु हथियारों की बढ़ती खेल से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। तेहरान का कहना है कि यूरोप की ये कदम गैर जिम्मेदाराना है। इससे सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी और दुनिया में नई लड़ाइयों के बीज बोए जाएंगे। तो अब युद्ध का ये नया अध्याय खुलने वाला है। क्या दुनिया ईरान की धमकियों को संभाल पाएगी या फिर ईरान की आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी?
तेहरान की ये कड़ी प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि तनाव बढ़ने वाला है। राजनीतिक और कूटनीतिक जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। ये सिर्फ पाबंदियों की लड़ाई नहीं है, ये सत्ता और ताकत की जंग है। दुनिया की महाशक्तियों की खींचतान अब सीधे सुरक्षा पर असर डाल रही है। ईरान पर एक बार फिर कड़ा शिकंजा कस दिया गया है। यूएन के नए प्रतिबंधों के तहत ईरानी संपत्तियां विदेशों में फ्रीज कर दी जाएंगी। तेहरान के हथियारों के सारे सौदे ठप कर दिए गए हैं। ये कोई मामूली कदम नहीं, बल्कि ईरान की ताकत पर सीधे वार है। संयुक्त राष्ट्र ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम समेत हर संदिग्ध गतिविधि को रोकने का फैसला कर लिया है। ये सब हुआ है इस नए बैक व्यवस्था के तहत, जो 2015 के परमाणु समझौते का हिस्सा है। इस नए बैक का मतलब साफ है कि ईरान के खिलाफ पुराने प्रतिबंध फिर से लागू होंगे। यहाँ बात सिर्फ कागजों की नहीं, बल्कि विश्व सुरक्षा और शांति की है। ईरान पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न कर सके। ये प्रतिबंध ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर कड़ा ठोकर है। तेहरान के लिए बड़ी चुनौती है। क्या वो समझौते का पालन करेगा या फिर दुनिया को एक और संकट में धकेल देगा? ईरान पर पाबंदी लगने से मध्य एशिया में एक बार फिर तनाव की आग भड़कने लगी है। 10 साल पुराने ईरानी परमाणु समझौते के खत्म होने से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। ये समझौता था अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच। पर अब सब कुछ उलट-पुलट गया। इजराइल ने नए प्रतिबंधों की जमकर सराहना की है, इसे कड़ा कदम बताया है, लेकिन रूस ने इसे ठुकरा दिया है और कहा ये गैर कानूनी है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र भेजकर ईरान पर परमाणु वादे तोड़ने का आरोप लगाया और 30 दिन की मोहलत दी गई, पर ईरान ने कड़ा विरोध जताया। उधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ये प्रतिबंध अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बड़ी ताकतें बहाने तलाश रही हैं ताकि पूरे इलाके को आग की लपटों में झोंक दे। मध्य एशिया की हालत अब विस्फोटक है। क्या ये क्षेत्र एक नई जंग का मैदान बनेगा? चीन और रूस की सभी कोशिशें फिलहाल फेल हो गईं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए टालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव को 15 सदस्यों में से सिर्फ 4 ने समर्थन दिया। मतलब 11 सदस्यों ने चीन रूस के इस कदम को ठुकरा दिया। इससे साफ हो गया कि विश्व समुदाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त है। प्रस्ताव था कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA को अगले अप्रैल तक 6 महीने बढ़ाया जाए। साथ ही 2015 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को भी बनाए रखा जाए, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। प्रस्ताव में ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच सहयोग जारी रखने पर भी जोर था, लेकिन दुनिया रूस और चीन के दबाव में नहीं आई। परिणाम यह है कि ईरान और पश्चिम के बीच टकराव और तेज हो गया। ऐसे में ये जंग अब राजनीतिक नहीं, कूटनीतिक और ताकत की लड़ाई बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा शहर में अब आईडीएफ की भी एंट्री हो गई है। जी हां, टैंक को लेकर गाजा में घुसा है इजरायली सैनिक टैंक देखकर गाजा के लोगों में अब फैली यहां पर दहशत, क्योंकि जिस तरह से स्थिति यहां पर नजर आती है, पहले ही गाजा के कई इलाकों में बहुत गर्जना कर चुका है आईडीएफ और गाजा शहर में अब आईडीएफ की एंट्री हो चुकी है। अभी तक कई इलाकों में लगातार हमले हो रहे थे, अब टैंक लेकर गाजा में इजरायली सैनिक दाखिल हो चुके हैं। टैंक देखकर गाजा के लोग अब दहशत में हैं कि अब क्या और नया होगा, किस तरह से विध्वंस फैलाएगा इजराइल, क्योंकि इजराइल पहले ही हमास को टारगेट करते हुए सीधे सीधे गाजा में बहुत विध्वंस पहले ही मचा चुका है। इसी बीच दक्षिणी गाजा पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला यहां पर नजर आता है। शहर की सबसे ऊंची इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक से मक्का टावर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। दक्षिणी गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर से बड़ा अटैक किया। शहर की सबसे ऊंची इमारत पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक से मक्का टावर ध्वस्त हो चुका है। आप समझिए जिस तरह की स्थिति अभी नजर आती है, गाजा पहले ही 80% तक ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया और बचा कुचा इलाका एक बार फिर से सीधे टारगेट पर है इजराइल के। मिसाइल दागी जा रही है। मिसाइल अटैक से यहां का प्रसिद्ध मक्का टावर ध्वस्त हो चुका है। दक्षिणी गाजा पर एक बार फिर से अटैक को अंजाम दिया है इजराइल की तरफ से। एक तरफ इजराइल लगातार गाजा पर हमला बोल रहा है, गाजा के अंदर इजराइल आईडीएफ के जो टैंकर हैं इजरायली सैनिकों के, वो यहां पर लेकर पहुंचे हैं। गाजा शहर में आईडीएफ ने और बमबारी बढ़ा दी है। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए, रिहायशी इलाकों में लगातार विध्वंसक हमले एक के बाद एक नजर आते हैं। वॉर ब्रेकिंग, गाजा शहर में आईडीएफ ने और तेज किया बमबारी। इस बात को समझिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विध्वंसक हमलों को अब अंजाम दे रहा है इजराइल। लोगों में खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। गाजा शहर में आईडीएफ ने बमबारी की तीव्रता और बढ़ा दी है। जैसे मैंने आपको बताया, आधे से ज्यादा गाजा जो है वो पहले ही बर्बाद हो चुका है। कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लाखों लोग मारे जा चुके हैं। अब बचे कुचे एरिया में भी अब गाजा का सीधे सीधे टारगेट नजर आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए, इजराइल जो है वो सिर्फ गाजा पर ही अटैक नहीं कर रहा, बल्कि जानकारी ये है कि इजराइल पर यमन से मिसाइल अटैक होने की भी खबर सामने आ रही है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर सीधे सीधे हमला बोला है। हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर अटैक किया है। हुती हमले पर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है? आयरन डोम ने हुती के हमले का एक तरह से नाकाम किया, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। इजराइल पर यमन से मिसाइल दागे जा रही हैं। हुती विद्रोही एक बार फिर से इजराइल को अपने टारगेट पर लिए हुए हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल हमलों को अंजाम देता है, गाजा को निशाना बना रहा है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उधर गाजा में युद्ध विराम की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर बमों की बरसात अभी भी जारी है। गाजा फिर से सुलग उठा है। इजराइल का विध्वंसक हमला बढ़ता जा रहा है। गाजा की सबसे ऊंची इमारत इजराइल के हमले से पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। विनाश का ये सिलसिला थमने का नाम लेता नजर नहीं आता। ये संघर्ष है जहां पर हर पल जान जाने का खतरा है। दुनिया की निगाहें गाजा पर टिकी है। क्या कभी शांति की किरण चमकेगी या मौत की आंधी यूं ही चलती रहेगी? एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ जमीन पर बमों की बरसात। गाजा फिर से सुलग रहा है। इजराइल का विध्वंसक हमला जारी है। पश्चिमी गाजा शहर फिर बना मौत का मैदान। ऊंची इमारतों को चेतावनी दी गई और फिर पल भर में मलबा बना दिया गया।
इजरायली टैंक गाजा की सिटी के भीतर घुस चुके हैं। अब लड़ाई गली गली हो रही है। हमास और इजराइल आमने सामने हैं। बंकरों से गोलियां गरज रही हैं। टैंकों से आग बरस रही है। ड्रोन से टारगेटेड हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना का विस्तार अभियान अब रुका नहीं है। हर दिन एक नई तबाही। हर रात एक नए जनाजे। गाजा की जमीन खून से लाल हो चुकी है। यही वजह है कि अब तक 66,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान जा चुकी है। सिर्फ पिछली रात को नुसीरत कैंप में हमला हुआ, जिसमें 10 बेगुनाहों की मौत हो गई। उनमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी। ताजा आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक 66,005 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े नहीं, ये चीखती इंसानियत है। इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। लोग बेघर हो रहे हैं। दुनिया चुप है और गाजा जल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अपीलें बेअसर हो रही हैं। राजनीति के गलियारों में खामोशी है और मासूमों की लाशों पर हो रही है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। क्या यही न्याय है? क्या यही इंसानियत है? क्या युद्ध विराम सिर्फ एक दिखावा है? नई चाल, नए दावे के साथ ट्रंप मैदान में इजराइल हमास की जंग को रोकने का ऐलान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 21 पॉइंट शांति योजना पेश की है। ट्रंप का दावा है कि बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। नेतन्याहू भी अब शांति के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। गाजा की राख में तब्दील इलाकों को फिर से खड़ा करने की बात हो रही है। बंधकों की रिहाई की बात भी हो रही है। बातें बड़ी हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अब भी धधक रही है। ट्रंप बोल रहे हैं कि हर कोई इस योजना को चाहता है, यहाँ तक कि हमास भी। क्योंकि इस जंग से सब थक चुके हैं। साल से गाजा जल रहा है।
66,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इंसानियत दम तोड़ रही है और अमेरिका ने थाली में परोस दी है शांति की डिश। इस हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच से अमेरिका ने ये प्रस्ताव 21 बिंदुओं का, उनमें शांति, राहत और पुनर्निर्माण की बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप की इस स्कीम से जमीनी गोलियां रुकेंगी? क्या हमास भरोसा करेगा? क्या इजराइल हथियार रख देगा? या फिर ये एक राजनीतिक तमाशा है, चुनावी चाल है और कुछ नहीं? दुनिया थकी है, लेकिन गाजा की जमीन अब भी सुलग रही है। क्या शांति का ये सपना हकीकत बन पाएगा? फिलहाल शांति की नई चाल पर व्हाइट हाउस ने खोला है 21 पॉइंट प्लान का पिटारा। इसमें है सभी बंधकों की वापसी, जिंदा हो या मृत, कतर पर इजरायली हमले रोकने की बात और इजराइल फलस्तीन के बीच फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रखा प्रस्ताव नाम शांति का, लेकिन अंदर बुनियादी राजनीति। ट्रंप का दावा है कि योजना को मिल रहा है भारी समर्थन, लेकिन हमास का जवाब है कि अभी तक देखा ही नहीं प्रस्ताव। क्या ये शांति की पहल है या फिर एक और ढकोसला? क्यों नहीं पहुंची योजना गाजा तक? क्या इजराइल मानेगा? क्या हमास झुकेगा? 2 साल की जंग, 66,000 मौतें। अब सवाल है कि क्या सिर्फ कागजों से आएगी शांति? गाजा की गलियों में अभी भी बारूद की बू है और दुनिया शांति के सपने बुन रही है। तो वहीं नेतन्याहू का संदेश सख्त है, स्पष्ट है कि हम अपने बंधकों को बचाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रण ले रखा है कि हमास को खत्म करना है। हमास का शासन खत्म होगा। उनका लक्ष्य है कि हमास को निशस्त्र करना है, गाजा को सैन्यीकरण से मुक्त करना है, गाजा और इजराइल के लिए नया भविष्य तैयार करना है। ये शब्द कम नहीं, चुनौती है और चुनौती का सामना करने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात तय है। ट्रंप ने पहले कहा कि नेतन्याहू से बैठक जरूरी है। अब दोनों व्हाइट हाउस में आमने सामने होंगे। क्या ये बैठक शांति की दिशा में कदम होगा या फिर एक और कूटनीति का अधूरा खेल? नेतन्याहू की प्राथमिकता साफ है कि बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। ट्रंप की योजना के अंतिम रूप के लिए नेतन्याहू की हरी झंडी जरूरी है। दूसरी ओर हमास कहता है कि ऐसा प्रस्ताव देखा ही नहीं। कागज पर शांति, जमीन पर गोलियों की गूंज। फिलहाल ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ही असली तस्वीर साफ होगी। क्या एक ऐतिहासिक समझौता बन पाएगा या फिर लड़ाई और तेज हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।